तो चलिए खबरें अब विस्तार से। अखिलेश यादव और केजरीवाल ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बता दें कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी जीती तो ये योगी से हटाएंगे केजरीवाल। मोदी अपने बनाए नियम पर जरूर चलेंगे। 400 पार आरक्षण खत्म करने को चाहिए। वो देश के आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। बीजेपी को 220 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। आपको बता दें कि अखिलेश यादव और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। जिस पर उन्होंने कहा कि मोदी को बीजेपी को इस बार 220 सीट से ज्यादा नहीं मिल पाएंगी। लखनऊ में मैं उत्तर प्रदेश के सभी मतदाताओं से इंडिया गठबंधन को भारी भरकम वोट देने के लिए, भारी मात्रा में वोट देने के लिए अपील करने के लिए आया हूं। मैं 4 बातें रखना चाहता हूं। पहले चारों बिंदु बता देता हूं, फिर उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। पहला ये कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी मोदी जी अपने लिए वोट नहीं, अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। सब लोग, पूरा देश हतप्रभ है, दुखी है, आज तक पीड़ित है। मणिपुर के अंदर एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया। सैकड़ों महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई। भारत के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। हजारों महिलाओं के साथ प्रज्वल रवन्ना ने बलात्कार किया, दरिंदगी की, मां की उम्र की महिलाओं के साथ। प्रधानमंत्री कहते हैं ये भारत को मजबूती देगा। देश का माहौल है और 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो चुकी है और उनके आंसुओं की नदी उफान में है। भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रहे थे, अब समझ में आया है 4 चरणों के बाद, वो बात तो ठीक है कि आरक्षण पर सबसे पहले हमला करेंगे, लेकिन 400 पार नारा इसीलिए दे रहे हैं कि 543 में 400 के बाद वो सीटें देख रहे हैं, तो वो केवल 143 बन रही हैं। तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं हैं, क्योंकि 400 पार सीटें 143 ही बनती हैं और 140 करोड़ की जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। तो बात करेंगे अगली खबर की। मंत्री आलमगीर आलम को मिली 6 दिन की रिमांड। पीएमएलए कोर्ट में हुई पेशी। ईडी ने 10 दिनों के लिए मांगी थी रिमांड। आपको बता दें कि इस समय की बड़ी खबर है कि मंत्री आलमगीर आलम को 6 दिनों की रिमांड मिल चुकी है। पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें ईडी को 6 दिनों की रिमांड दे दी है। आपको बता दें कि ईडी की तरफ से उनको 10 दिनों की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ मंत्री की 6 दिनों की रिमांड दी है। तो ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई है रांची से कि आलमगीर आलम की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बता दें कि दिन प्रतिदिन आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पीएमएलए कोर्ट ने आलमगीर आलम को 6 दिनों की रिमांड पर भेज दिया है। तो इसी खबर पर अजय कुमार पांडे हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अजय कुमार पांडे, 6 दिनों की रिमांड मिल चुकी है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, आज 12:30 बजे के बाद जो है पीएमएलए कोर्ट में ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम को पेश किया और कोर्ट में पेशी होने के बाद जो सबूत, जो दस्तावेज जो पेश किए गए कोर्ट ने उसके आधार पर जो है जो सुनवाई की है। कोर्ट ने ईडी ने 10 दिनों के पूछताछ के लिए रिमांड की गुहार लगाई थी और दलीलें पेश होने के बाद कोर्ट ने सुनवाई, जो सबूत और जो
दस्तावेज जो पेश किए गए उसके आधार पे कोर्ट ने पीएमएलए कोर्ट के विशेष कोर्ट ने उन्हें 6 दिन के रिमांड दी है ईडी को। तो अब क्या है कि अभी ईडी जो है 6 दिनों की जो रिमांड मिली है उसमें मंत्री आलमगीर आलम को उनसे पूछताछ की जाएगी, उन पैसे को स्रोत पूछे जाएंगे, उन तमाम चीजों को पूछे जाएंगे जो इस पैसे के स्रोत इकट्ठा करने में आने वाले कौन कौन लोग थे, कौन कौन इंजीनियर थे, कौन कौन अधिकारी शामिल रहे। इन तमाम चीजों की सबूतों की इकट्ठा की जाएगी और पूछताछ की जाएगी। जी तो अजय, क्या लगता है कि दोबारा से आलमगीर आलम की जो ये रिमांड अभी 6 दिन की मिली है, इसके बाद दोबारा से ये रिमांड बढ़ सकती है? जी बिल्कुल, अगर जो 6 दिन के रिमांड के बाद जो पूछताछ होगी उसके बाद वो ईडी या फिर अपनी रिपोर्ट्स को कोर्ट को पेश करेंगे, उनमें वो कितना सबूत इकट्ठा कर उनके अकॉर्डिंग उनको जवाब मिल पाया नहीं मिल पाया, उनके संतोषजनक जवाब मिल पाए नहीं मिल पाए, उनको कितना सहयोग कर पाते हैं मंत्री आलमगीर में, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए 2 दिन को पूछताछ जो चीजें हुई वो उन तमाम चीजों के आधार पर ये इसी बात ईडी ने अपनी सबूतों को इकट्ठा करना चाहिए और जानना चाहिए कि ये पैसे इतने बड़े पैमाने में जो पैसे आए 40 करोड़ रुपए के, वो पैसे कहाँ से आए, किसके स्रोत से आए, कैसे आए। क्योंकि वो उनके चूंकि सवाल ये लाजमी था कि उनके निजी सचिव रहे, संजीव लाल उनके निजी सचिव रहे हैं और वो सरकारी आवास में रहे और पैसे की बरामदगी उनकी निजी आवास से नहीं बल्कि इतनी भारी भरकम जो पैसे की बरामदगी हुई वो उनके सरकारी आवासों से हुई। तो ये सवाल लाजमी है ईडी का करना, क्योंकि ये इतने बड़े पैसे इतने बड़े पैमाने में पैसा किसी सरकारी अधिकारी के यहाँ मिलना ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ताकि इन पैसे के आ कहाँ रहे हैं। क्योंकि वो ग्रामीण विकास के मंत्री हैं, एक बड़े पद पे हैं, सरकार की राज्य की योजनाएं सारी चीजें बुनियादी जो विकास की सुविधा जो ग्रामीण विकास ही होती है। ऐसे में क्योंकि पैसे जो आए तो वो निश्चित रूप से कोर्ट का जानना यानी ईडी का जानना ये जरूरी होगा कि ये पैसे के स्रोत कहाँ से। तो अजय, ईडी की तरफ से कोर्ट में क्या दलीलें दी गई? ईडी जो पेश की, ईडी ने कोर्ट को ये बताया कि ये पैसे इनके बरामद हुए और इनसे जो हमने दो दिनों से पूछताछ की है इनके अकॉर्डिंग में उनके संतोषजनक जवाब नहीं दिया, इसके कारण मैंने हिरासत लिया और हिरासत के बाद आज कोर्ट में पेश हुई थी। उसके आधार पर जो पैसे की बरामदगी हुई इसके आधार पर कोर्ट ने 6 दिन की रिमांड दी है ईडी को। जी बहुत बहुत धन्यवाद अजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि मंत्री आलमगीर आलम की जो मुश्किलें हैं थमने का नाम नहीं ले रही है। पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें 6 दिनों की ईडी के रिमांड पर भेज दिया। आपको ये भी बता दें कि ईडी की तरफ से 10 दिनों के रिमांड की ये मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 6 दिनों के रिमांड पर ही उन्हें भेजा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अगली पेशी जब होती है तो उसमें क्या मंत्री की रिमांड बढ़ती है या नहीं। तो इस समय पीएम मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सीधा आपको वहां ले चलते हैं। ये आपने काशी में देखा है, ये आप अयोध्या में होते देख रहे हैं। पहले लोग विकास की बातें करते थे तो चर्चा कभी दिल्ली की होती थी, कभी मुंबई की होती थी। अब देश और दुनिया काशी की भी चर्चा करता है, अयोध्या की भी चर्चा करता है। भाइयों बहनों, इतनी बड़ी तादाद में आपका आना, उसमें भी मैं देख रहा हूं चारों तरफ मुझे माताएं बहनें के दर्शन हो रहे हैं। ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि इतनी बड़ी मात्रा में माताएं बहनें इस लोकतंत्र के उत्सव को मना रही है, उसका नेतृत्व कर रही है। और आपके आशीर्वाद, जीवन में और क्या चाहिए। मां बहनें, आपका आशीर्वाद ये मेरी बहुत बड़ी शक्ति बन गए है। साथियों, विकसित भारत बनाना ये मेरा प्रण है और विकसित भारत का ग्रोथ इंजन पूर्वांचल होगा,
पूर्वी भारत होगा। इसलिए जब मैं एक्सप्रेसवे बनाता हूं तो जौनपुर वालों को बड़ा लाभ होता है। जब मैं बनारस के हवाई अड्डे को अपग्रेड करता हूं तो भी यहां के लोगों को फायदा होता है। ये पूरा क्षेत्र हेल्थ और एजुकेशन, शिक्षा और स्वास्थ्य का एक बड़ा मजबूत हब बन रहा है। आने वाले 5 सालों में मोदी योगी पूर्वांचल की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाले हैं। साथियों, जौनपुर तो देश को आईएएस, आईपीएस देने वाला जिला है। एनडीए सरकार परीक्षा से लेकर भर्ती तक नई और पारदर्शी व्यवस्थाएं बनाने में जुटी है। पहले केंद्र सरकार के ग्रुप सी, डी की भर्तियों में इंटरव्यू होते थे। मोदी ने यह खत्म कर दिया ताकि युवाओं को बेवजह की परेशानी न हो, पारदर्शिता के साथ उनका चयन हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी हमने बड़ा फैसला लिया। मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई पहले सिर्फ अंग्रेजी में होती थी। अगर आपका बच्चा स्कूल में अंग्रेजी में पढ़ा है तभी उसको आगे जाने का कोई खिड़की खुलती है। अब मुझे बताइए भाई, एक गरीब मां का बेटा, गरीब मां की बेटी बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाने कहां जाएगी? अंग्रेजी पढ़ाने के पैसे कहां से लाएगी? तो क्या मेरा दलित का बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा क्या? मेरे पिछड़े का बच्चा डॉक्टर नहीं बनेगा क्या? और इसलिए भाइयों बहनों, मैंने तय कर लिया, अब डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है तो आप अपने गांव की भाषा में पढ़ करके आएंगे तो भी डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। अब गरीब मां का बेटा भी डॉक्टर बनेगा, गरीब मां की बेटी भी डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी। अब हमने हिंदी में पढ़ाई और हिंदी में परीक्षा, ये रास्ता खोल दिया है। लेकिन आप जानते हैं कांग्रेस और इंडी गठबंधन इसका भी विरोध करते हैं। ये लोग आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य नहीं चाहते। साथियों, भाजपा युवाओं की आकांक्षाओं को समझती है, उनके लिए काम करती है। ये भाजपा है जिसने मेडिकल की परीक्षा में ओबीसी आरक्षण लागू किया। हमने सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 10% आरक्षण दिया। पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कानून की मोदी सरकार ने बनाया है। ये हमारी सरकार है जो हर जिले में मेडिकल कॉलेज बना रही है। हम रिकॉर्ड संख्या में आईआईटी, आईआईएम, एम्स बना रहे हैं
और इस महाअभियान का सबसे ज्यादा फायदा युवाओं को मिल रहा है। भाइयों और बहनों, इस चुनाव में देश के सामने दो मॉडल है। एक तरफ हम लोग हैं, मोदी है, भाजपा है, एनडीए है। हम लोगों का रास्ता क्या है? हम लोगों का रास्ता है संतुष्टिकरण। हर किसी को संतुष्ट करना, संतोष देना। और दूसरी तरफ सपा हो, कांग्रेस हो, गठबंधन गठबंधन हो, उनका मॉडल है तुष्टीकरण, अपीजमेंट। देश में जब सपा कांग्रेस का तुष्टीकरण मॉडल चलता था तो सिर्फ और सिर्फ कुछ परिवारों का ही लाभ हुआ। सामाजिक न्याय पर, उस नाम पर गरीब, दलित, पिछड़ों के साथ छल हुआ है, छल, अपराध हुआ है। कच्चे घर, गंदा पानी, खुले में शौच, न जाने कितने अपमान, बिजली, गैस का अभाव। जरा कोई इस बच्चे से फोटो ले लीजिए। उस बच्चे को इतने प्यार से आया है। बेटे थोड़े आगे आ जाओ तुम, बेटा आगे आ जाओ थोड़ा। जरा एसपी जी वाले आप उसको बेचारे को परेशान मत करो। देखिए कितना बढ़िया स्केच बना के लाया है। वाह, खुद बनाते हो बेटा, खुद बनाते हो? हैं? तो अच्छा, पीछे तुम्हारा नाम लिखा है? पीछे तुम्हारा नाम पता लिखा है? हाँ, तो मैं चिट्ठी लिखूंगा तुझे। देखिए, तुम इतना अच्छा बनाते हो तो पढ़ाई भी उसी में करना। तुम बहुत अच्छे आर्टिस्ट बनोगे। करोगे? साथियों, गरीब को कैसे अभाव में जीना पड़ता था। बिजली नहीं, गैस के चूल्हे का तो सवाल नहीं, राशन नहीं, अस्पताल में इलाज नहीं, नौजवान के लिए पलायन करने के सिवाय कोई चारा नहीं। और वो वहां जहां जाते थे वहां भी चैन से नहीं रह सकते थे। उनकी पीठ पीछे यहां दबंग, माफिया घर और जमीन पर कब्जा कर लेते थे। जब वापस आते तो घरों पर कोई और बैठ जाता था। भाइयों बहनों, मोदी के संतुष्टिकरण, सेटिस्फैक्शन, संतोष वाला मॉडल ने ये स्थिति बदल दी है। यूपी में भाजपा ने जमीन माफिया, ये जो उद्योग चल रहा था ना, जमीन माफिया की कमर तोड़ दी है, कमर। अब नागरिकों का हित सर्वोपरि है। जो जौनपुर में राशन कार्ड बना है, अब उसी पर मुंबई जाओ, सूरत जाओ, हैदराबाद जाओ, मुफ्त राशन उस पर मिल जाएगा। क्योंकि मोदी ने वन नेशन वन राशन कार्ड लागू कर दिया है। यहां यूपी में 50 लाख पक्के घर लाभार्थियों को मिल चुके हैं। इसमें से 1 लाख घर यहीं ये जौनपुर जिले में मिले हैं।
अब 1 लाख घर एक जिले में, मुझे बताइए हर मां मोदी को आशीर्वाद देगी कि नहीं देगी? देगी कि नहीं देगी? फिर ये ईवीएम करके चिल्लाते हैं, अरे इनको मालूम नहीं है ये ईवीएम का खेल नहीं है, ये हर मां बहन के आशीर्वाद है जिसको रहने के लिए पक्का घर मिला है। और मुझे कभी कभी मौका मिल जाता है तो मैं इन लाभार्थियों के घर में जाके देखता हूं, इनमें शौचालय, नल से जल, बिजली, सस्ता सिलेंडर, ये सारी सुविधाएं घर के साथ होती हैं। सिर्फ 4 दीवारें नहीं, घर यानी पक्का घर। और ज्यादा तो जौनपुर से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।